का है हमारा। हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे जो है रिसर्च के दौरान अगर हमारे पास बहुत सारा क्वांटिटिव डाटा अगर है तो उसको कैसे एनालिसिस करके अपने रिसर्च में उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। तो ये जो पहला है इसमें इसके पहले हम लोगों ने कुछ कुछ देखा था, स्वाट एनालिसिस और कॉन्जॉइंट एनालिसिस, मैक्सिमम डिफरेंस एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, क्रॉस ट्रायंगुलेशन मेथड। तो ये चारों जो है बहुत इजी थे। आज के जो है उसमें थोड़ा सा हम लोग को देखना होगा कि कैसे जो है इसको हम लोग अच्छे से समझें। तो पहला जो है कोरिलेशन एनालिसिस। इसमें बेसिकली हम लोग करते क्या हैं, अगर हम लोग देखें तो इससे पहले हम लोगों ने कहीं कोरिलेशन कोफिशिएंट पढ़ा था क्या? पढ़ा था हम लोग। ओके, देख लीजिएगा पीछे इसको हम लोगों ने पढ़ा था कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में। पीछे वाले क्लासेस में आप लोग दें। कोरिलेशन एनालिसिस क्या होता है कि कोरिलेशन एनालिसिस स्टैटिकल टूल्स यूज टू मेजर एंड इंटरप्रिटेट द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन of the relationship between two quantitative variables. It is essential to analyzing data where understanding how one variable may change relation to another can lead to insight and prediction. तो बेसिकली इसमें बताया क्या जा रहा है कि कोरिलेशन एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि हम अगर कोई ऐसा रिसर्च कर रहे हैं जिसमें दो ऐसे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है कुछ अपने पास संख्यात्मक डाटा जो है रखते हैं, और वो एक दूसरे से इस तरीके से संबंधित हैं या हो सकता है कि संबंधित हो कि एक वेरिएबल अगर हमारे पास कोई डाटा है उसमें अगर हम लोग कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो दूसरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें भी हम लोगों को कुछ छेड़छाड़ देखने को मिलती है। तो कोरिलेशन का मतलब यही होता है कि कैसे एक दूसरे से वो एक दूसरे से कैसे वो संबंधित हैं, एक दूसरे से कैसे वो कोरिलेट कर रहे हैं। तो कोरिलेशन एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जब क्वांटिटिव डाटा होता है बहुत सारा, और हम लोग सबसे पहले उन क्वांटिटिव डाटा में जो है दो वेरिएबल्स को हम लोग बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि एक दूसरे से वो जो दो वेरिएबल हैं एक दूसरे से कैसे कोरिलेट कर रहे हैं। यानी कि एक को अगर हम लोग घटा रहे हैं तो दूसरे को जो है दूसरे पे क्या इफेक्ट जो है पड़ रहा है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल अगर दूं तो मान लीजिए कि मैं कोई ऐसा रिसर्च कर रहा हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा जो है क्वांटिटिव डाटा का जो है उपयोग किया गया है। जैसे कि मैं एक मान लेता हूँ, अ, ये मैं ग्राफ बना के समझा रहा हूँ कि इधर मैं ले लेता हूँ इनकम और इधर मैं ले लेता हूँ, सॉरी, इनकम, और इधर लेता हूँ नंबर ऑफ पीपुल। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि 1,000 लोगों के ऊपर अपना रिसर्च कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कितना इनकम जो है कितने लोगों के पास है। तो अगर मैं यहाँ पे कोरिलेशन एनालिसिस करूँगा तो इनकम मेरा एक क्वांटिटिव वेरिएबल हो गया और नंबर ऑफ पीपल जो है एक क्वांटिटिव वेरिएबल हो गया। तो अब मैं देखूंगा कि कैसे मैं इनकम में कुछ परिवर्तन कर रहा हूँ। जैसे कि इनकम में मान लेता हूँ कि कितने लोगों का इनकम जो है 10,000 है, तो उस समय मेरे पास जो है नंबर आ रहा है 100 लोगों की इनकम जो है 10,000 है। अब मैं इनकम में कुछ परिवर्तन कर रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ कि इनकम जो कितने लोगों की 11,000 है, तो उस समय ये वाला जो वेरिएबल है वो परिवर्तित होकर हो जा रहा है 90 या 110। तो बेसिकली मैं बताना क्या चाहता हूँ कि जब हमारे पास क्वांटिटिव डाटा होता है एक लार्ज अमाउंट में, तो उसमें हमारे पास जो क्वांटिटिव वेरिएबल्स भी होते हैं, जब एक वेरिएबल, जाहिर सी बात है कि हम लोग परिवर्तन किस में कर सकते हैं, जो इंडिपेंडेंट है, जो मतलब जिस पे रिसर्चर का जो है अधिकार है या रिसर्चर का जिस पे जो है कंट्रोल है, उसमें अगर हम लोग परिवर्तन करते हैं तो दूसरे में भी हमको कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है।
तो ये इसी चीज का एनालिसिस जब हम लोग करते हैं कि एक में हम लोग जब परिवर्तन करें तो दूसरे में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो इसी को बेसिकली हम लोग कोरिलेशन एनालिसिस बोलते हैं। समझ में आया क्या सभी को? ओके, बहुत अच्छा। कोरिलेशन एनालिसिस में अब तीन चीजें हो सकती हैं कि एक पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है। पॉजिटिव कोरिलेशन का क्या मतलब है कि एक को अगर हम लोग बढ़ाएं तो दूसरा भी बढ़ जाए। निगेटिव कोरिलेशन भी हो सकता है, एक को हम लोग बढ़ाएं तो दूसरा जो है घट जाए। नो कोरिलेशन का मतलब है कि एक को हम लोग कितना भी बढ़ाएं घटाएं, दूसरे पे जो है कोई परिवर्तन हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। तो ये तीन तरीके का जो है कोरिलेशन हमारा होता है। कोरिलेशन एनालिसिस के अंदर जो है तीन तरीके का कोरिलेशन हमारा होता है। और इस चीज को दर्शाने के लिए जो है हम लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट का यूज करते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट बेसिकली ये बताता है कि दो वेरिएबल्स एक दूसरे से कितने स्ट्रांग वे में जो है रिलेशनशिप जो है रखते हैं। जैसे कि इसका जो वैल्यू ऑफ रेंज हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि -1 से लेके +1 के बीच में होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट का। और +1 जो इंडिकेट करता है कि परफेक्ट पॉजिटिव एंड लिनियर जो है रिलेशनशिप है, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप है। -1 जो है वो हमारा इंडिकेट करता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग जो है निगेटिव लिनियर रिलेशनशिप है। और जीरो का मीन्स होता है कि कोई जो है दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप हमारा नहीं है। अब जो हमारा वैल्यू होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम लोग आर से जो है वो दिखाते हैं। अगर आर की वैल्यू जो है 0.1 से लेके 0.3 के बीच में है तो उसको हम लोग बी कोरिलेशन बोलते हैं। ये पॉजिटिव होगा तो प्लस हो जाएगा, +0 +1 से लेके 0+3 तक। और निगेटिव हो तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा। 0.3 से लेके 0.5 तक है तो उसको हम लोग मॉडरेट कोरिलेशन बोलते हैं। 0.5 से लेके 1.0 तक है तो उसको हम लोग स्ट्रांग कोरिलेशन बोलते हैं। तो ये बेसिकली तीन तरीके का हम लोग कैसे आर की वैल्यू को इंटरप्रिटेट करते हैं। ठीक है, इसको निकालने का जो तरीका होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट को, बहुत ज़्यादा स्टैटिक है, उस तरीके पे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है। इसके बाद इसका यूज कहाँ किया जाता है एप्लीकेशन ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस का? सबसे पहले प्रिडिक्शन करने में। इन नोइंग दैट टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड अलाउज रिसर्चर टू मेक प्रिडिक्शन। जैसे कि मेरे पास दो वेरिएंस है, इनकम को अगर मैं बहुत ज़्यादा कर दूं, मैं ये बता सकता हूँ कि भारत में जैसे जैसे हम लोग इनकम बढ़ाएंगे वैसे उस रेंज में आने वाले लोगों की संख्या जो है घट जाएगी। तो एक तरीके का प्रिडिक्शन ही है। ये मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं कोरिलेशन एनालिसिस से कर रहा हूँ कि कहीं मैंने रिसर्च में देखा होगा कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम जो है हमारी बहुत ज़्यादा है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम जो है बहुत कम है। मोस्ट ऑफ द पीपुल जो है एक आइडियल जो है रेंज में जो है लाई करते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली प्रिडिक्शन में कर रहा हूँ अपने कोरिलेशन एनालिसिस के थ्रू। इसके बाद वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी स्टडीज। तो ये हम लोगों ने पढ़ा ही है कि कैसे जो है रिलायबिलिटी को हम लोग का यहाँ पे टेस्ट करते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट हम लोगों ने रिलायबिलिटी में पढ़ा था। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी में ही हम लोगों ने कोरिलेशन कोफिशिएंट को पढ़ा था। तो वो कोरिलेशन कोफिशिएंट और ये कोरिलेशन कोफिशिएंट जैसे एक ही जैसा होता है, दोनों का जो है निकालने का तरीका भी एक ही होता है। इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च में जो इसका बहुत ज़्यादा यूज हमारा होता है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट में हमको क्या क्या बातें जो है याद रखनी है उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे कि कोरिलेशन एनालिसिस होता क्या है बेसिकली, कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल्स के साथ किस तरीके से संबंध रखता है, कि एक को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो दूसरा बढ़ता है या घटता है। तो इस चीज़ का जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो वो कोरिलेशन एनालिसिस हमारा होता है। ओके, नेक्स्ट जो है अ, हमारा जो है वो हम लोगों ने अपने 11th 12th में जो है पढ़ा होगा बहुत ज़्यादा, अगर जिसका मैथ रहा होगा। मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों को सभी लोग जानते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं माध्य, एक को हम लोग बोलते हैं बहुलक, और मीडियन को हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्यिका। तो इसका यूज जो है हमारा स्टैटिक्स में बहुत ज़्यादा होता है, खास करके स्टैटिक्स में ही हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जान लेते हैं कि मीन मीडियम होता क्या है।
तो सबसे पहले आता है माध्य, जिसको हम लोग मीन बोलते हैं। मीन बेसिकली जो हम लोग औसत पढ़ते हैं मैथ में, उसी को हम लोग मीन भी बोलते हैं, माध्य भी बोलते हैं। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि हमारे पास जितना भी डाटा है, उन सभी डाटा का योग का जो है, सबका जो है एडिशन, और जितने जितना डाटा है, नंबर ऑफ डाटा है, जब हम लोग इस फार्मूले को जब अप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है औसत, और उसी को हम लोग माध्य बोलते हैं। तो देख सकते हैं कि माध्य क्या होता है। द मीन इज आल्सो नोन एज एवरेज। इट इज कैलकुलेटेड बाय समिंग ऑल वैल्यू इन द डाटा सेट एंड डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। जितने भी डाटा हैं हमारे, जितने हमारे पास डाटा में जितने भी वैल्यू हैं, सबको ऐड करते हैं, और जितना डाटा है, नंबर ऑफ टोटल वैल्यू, उससे हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो हमारा ये मीन मिलता है, जिसको हम लोग एवरेज भी बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि द मीन इज सेंसिटिव टू आउटलाइनर स्ट्रीम वैल्यूज एंड प्रोवाइड ए मेजर ऑफ सेंटर टू डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर ध्यान से देखें तो औसत होता क्या है, एक बीच की कोई वैल्यू होती है, जो हमारा जो सबसे कम डाटा है, जो सबसे कम वैल्यू है, उससे ना बहुत ज़्यादा अधिक होगी, और जो सबसे अधिक जो वैल्यू है उससे ना बहुत ज़्यादा कम होगी। तो हमारा जो मीन होता है, माध्य जिसको बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं, वो एक तरीके का ऐसा वैल्यू होता है जो हमारा सबसे कम वैल्यू से ना बहुत ज़्यादा अधिक होगी, ना सबसे अधिक वैल्यू से बहुत ज़्यादा कम होगी। तो ये सबको समझ में आया मीन क्या होता है। ये हम लोगों ने 12th की क्लास में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, 11th-12th में। ठीक है, अब आते हैं हम मीडियन पे। मीडियन जो होता है वो होता है हमारा माध्यिका। माध्यिका निकालने का जो तरीका होता है, मीडियन निकालने का तरीका होता है कि हमारे पास जो डाटा सेट है, मतलब कि जिसमें बहुत सारे वैल्यूज जो है वो दिए हुए हैं, सबको हम लोग अरेंज करेंगे इन असेंडिंग आर्डर। मतलब कि सबसे पहले छोटा, उससे बाद उससे बड़ा, सबसे लास्ट में जो है सबसे बड़ा। मतलब कि इसको बोलेंगे कि आरोही क्रम में जब हम अपने डाटा को सजा लेंगे, डाटा में जो भी वैल्यू दिया हुआ है, उसमें जो सबसे बीच का वैल्यू होगा, सबसे बीच का वैल्यू होगा, मतलब कि हमारे पास अगर 10 डाटा का सेट है, तो 10 डाटा का नहीं, मैं 11 डाटा का बता देता हूँ। 11 डाटा का अगर सेट है, तो सबसे छोटा सबसे पहले, और सबसे बड़ा जो सबसे बाद में। इसमें जो छठवां जो वैल्यू होगा, मतलब कि 5 डाटा इधर से और 5 डाटा इधर, जो सबसे बीच की वैल्यू होगी, उसी को हम लोग मीडियन बोलते हैं। तो मीडियन इज द मिडिल वैल्यू इन ए डाटा सेट व्हेन द वैल्यू आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इफ द डाटा सेट हैज ऑड नंबर, ऑड नंबर अगर है हमारे डाटा सेट में, द मीडियन इज द मिडिल वैल्यू। अगर इफ द डाटा सेट हैज इवन नंबर, द मीडियन इज द एवरेज ऑफ मिडिल ऑफ टू वैल्यूज। जैसे कि मैंने बोला कि अगर हमारे पास 10 डाटा का सेट है, तो इसमें सबसे बीच का वैल्यू निकालने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसमें जो है हम लोग, अगर 10 डाटा का सेट है, इसको हम लोग 10 में 2 से डिवाइड करते हैं, तो 5 और 6, पाँचवें नंबर पे और छठवें नंबर पे जो डाटा होगा, उन दोनों को ऐड करके 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा एवरेज निकल जाएगा। वो उस डाटा सेट का जो है मीडियन हो जाएगा। अब इसका जो यूज कहाँ है, जो जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो ये सबको समझ में, माध्यिका क्या होता है, मीडियन क्या होता है। ओके, स्वदेश आपको। ओके, बहुत अच्छा, करते रहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मोड। हाँ, ओके ओके। मोड, मोड को हम लोग बोलते हैं बहुलक। बहुलक जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे आसान होता है किसी स्टैटिक्स में। बहुलक उसको बोलते हैं, मोड उसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक पूरा जो है डेटा सेट है, उसमें जो है बहुत सारी वैल्यूज जो है वो हैं। ठीक है, उसमें जो वैल्यू सबसे अधिक बार रिपीट होती है, उस चीज को हम लोग मोड बोलते हैं, उस पूरे डाटा सेट का। जैसे कि अगर हमारे पास 10 वैल्यू का एक डाटा सेट है, 10 वैल्यू का एक डाटा सेट है,
उसमें कोई ऐसी वैल्यू है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि 2 जो है 5 बार रिपीट हो जाए, तो ये वैल्यू जो होगी, 2 जो होगा वो हमारे पूरे डाटा सेट का मोड होगा। बहुलक बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पूरे स्टैटिक्स यानी कि डाटा सेट में सबसे अधिक बार रिपीट होता है, उस चीज को हम लोग बहुलक बोलते हैं। आवृत्ति वितरण के आधार पे डेटा सेट में एक मोड, यूनी मॉडल, दो मोड, बी मॉडल और अधिक मोड जो है मल्टी मॉडल बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि कई बार जो है हमारा डाटा सेट ऐसा है जिसमें कई सारी ऐसी वैल्यूज हैं जो सिमिलर वे में जो है रिपीट होंगी। मतलब कि 2 अगर 5 बार आ रहा है तो 3 भी 5 बार आ सकता है, 4 भी 5 बार आ सकता है। तो इस कंडीशन में अगर दो वैल्यू हैं जो सबसे अधिक बार जो है रिपीट हो रही है, तो उसको हम लोग बाई मॉडल जो है बाई मॉडल बोलते हैं। और इससे अधिक अगर वैल्यू हैं जो बार बार रिपीट हो रही है, तो उसको हम लोग मल्टी मॉडल बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इन सबका जो हम लोगों ने पढ़ा उसका यूज कैसे कर। इसका यूज जो है बेसिकली, हाँ बताइए। बहुलक दोनों को बोलेंगे, बहुलक दोनों को बोलेंगे। मैं मान लेता हूँ कि 2 भी 5 बार आ जा रहा है और 3 भी 5 बार आ जा रहा है, तो बहुलक दोनों है, क्योंकि अब जो हमारा डाटा सेट है वो बाई मॉडल हो गया। मतलब कि इसमें दो बहुलक, तीन वैल्यू अगर रिपीट कर देती है एक ही जैसे, मान लेता हूँ कि 2 बार, 2 जो है 5 बार आ जाता है, 3 जो है 5 बार आ जाता है, 4 भी जो है 5 बार आ जाता है, तो इसको हम लोग मल्टी मॉडल बोलेंगे। जो हमारे पास जो डाटा सेट है उसमें बहुत सारे बहुलक हैं। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं हम लोग कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है किसी डाटा सेट में। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है को हम लोग बेसिकली इससे सीखेंगे कि हमारे पास कोई अगर स्टैटिक्स है या डाटा सेट है, इसमें तीन चीज़ें हमको पता होती हैं, एक मीन और एक मीडियम और एक मोड। ठीक है। तो कोई ऐसा हमारे पास डाटा सेट है जिसमें ये तीनों वैल्यू जो है सेम आती हैं। मीन जो है बराबर होगा हमारा मीडियन के, और मीडियम जो है बराबर होगा मोड के, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आगे हम लोग देखेंगे कि ये तीनों क्या होता है। बस इतना याद रखेंगे कि इसका क्रक्स क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मीन जो है इक्वल अगर आता है मीडियन के, और मीडियन जो इक्वल आता है मोड के, यानी कि तीनों जो है आपस में अगर बराबर हमको मिलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर हमको मिलता है अ, जिसमें हमारा जो मोड होता है वो अधिक होता है बहुल मीडियन से, और मीडियन जो अधिक होता है मीन से, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस या पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अभी मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ, बस इतना हम लोग जो बता रहा हूँ उसको सुनिए थोड़ा सा। और अगर मान लीजिए कि हमारा जो मीन है वो सबसे अधिक जो है हमारा है, और मीडियन जो उससे कम है, और सबसे लास्ट में जो है मोड आता है, मोड जो सबसे छोटा अगर मिलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि निगेटिव स्क्यू। अब थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जो मैंने बताया उसको याद रखेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है फॉलोइंग मेन फीचर, मतलब इसमें क्या होता है, सिमेट्री होती है। सिमेट्री का क्या मतलब है, यहाँ जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, यहाँ ये एक तरीके का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, जब हम लोग अपने स्टैटिक्स का जो है ग्राफ जब बनाते हैं, इस तरीके का जो है अब बनता है। इसमें अगर सिमेट्री दिख रही है, मतलब कि जितनी वैल्यू जीरो से इधर है और जितनी वैल्यू जो जीरो से इधर है, दोनों में अगर सिमेट्री दिख रही है, 20 से अगर हम लोग काट दें तो दोनों अगर हमको बराबर मिलता है, जैसे कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं, तो इसको हम लोग सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद ये जो बनता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, पूरा बेल शेप्ड जो है कर्व होता है, मतलब कि जैसे हमारी घंटी होती है उस तरीके का जो है हमारा फिगर जो है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बनता है। उसके बाद मीन मीडियन मोड अलाइनमेंट जो होता है, द मीन एवरेज
median, middle value and mode, most frequent value, carry the same value and occur at the center of the distribution. वही चीज मैंने बताया कि मीन, मीडियन और मोड जो है जब तीनों एक ही वैल्यू होती हैं तो वो इस डिस्ट्रीब्यूशन के सबसे सेंटर में होती है। मतलब कि जितना इधर वैल्यू होगा उतना इधर भी वैल्यू होगा और सबसे बीच में होगा। उसके बाद फोर्थ वाला का इतना ज़्यादा यहाँ पे यूज नहीं है। तो ये सबको समझ में आया क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ओके, आगे जब हम लोग देखेंगे तो अब आते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस पे। अब मान लीजिए कि पॉजिटिव स्क्यूनेस आल्सो नो एज द राइट स्क्यूनेस और राइट टेल स्क्यूनेस, इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इज ए characteristics of distribution of data points where tail of the right hand side of distribution is longer or fatter than left hand side. This skewness indicates that the majority of the data point are concentrated on the left side of distribution with the few large value trailing on the right side. अब इसमें क्या होता है, ये हम लोग को फिगर दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ओके, हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा इसमें सिमेट्री बन रही है। सबसे पहले ये बताइए, सिमेट्री है इसमें? सिमेट्री है इसमें, सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब है कि अगर पूरे ग्राफ को हम लोग 20 से काट दें, पूरे 20 से इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा जो है बराबर होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि मोड है, मीडियन है और मीन है, ठीक है। तो मोड की वैल्यू जो है सबसे हाई है, सबसे अधिक है। अगर यहाँ हम लोग देखें कि इसका जो है वैल्यू दिया होता तो मोड की वैल्यू जो है सबसे अधिक है और मीडियन की वैल्यू जो है उससे कम है और सबसे अधिक जो है सबसे कम जो वैल्यू है वो मीन की है। तो इसमें क्या होता है कि जब मोड की वैल्यू, ये हम लोग याद रखेंगे, इसी से मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मोड की वैल्यू जो है मीडियन से अधिक होती है और मीडियन की वैल्यू जो है हमारी मीन से अधिक होती है। तो इस तरीके का अगर हमको कोई डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है हमारे डाटा सेट का तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव स्क्यूनेस। तो हम लोग सकारात्मक तिरछापन भी बोल सकते हैं। ये जो हम लोग देख रहे हैं कि सकारात्मक तिरछापन होता है और इसको हम लोग राइट टेल, राइट टेल स्क्यूनेस भी बोलते हैं, राइट स्क्यूनेस भी बोलते हैं। तीनों में से कोई भी आपको आंसर दे जाएगा। इससे बेसिकली क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं बता देता हूँ कि दे देगा कि मोड इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन ग्रेटर देन मीन। अब पूछ देगा कि अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्यूनेस विल अकर इन आवर डाटा सेट। इस तरीके से जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि मोड अगर हमारा मीडियम से बड़ा है, मीडियन जो है मीन से बड़ा है, तो यहाँ हमको पॉजिटिव स्क्यूनेस, राइट स्क्यूनेस या राइट टेल स्क्यूनेस हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो है निगेटिव स्क्यूनेस से क्या होता है कि जो हमारा डाटा है तो अगर हम लोग ग्राफ में जो अगर कन्वर्ट करते हैं वो हमारा इस तरीके से बनता है कि हमारा जो मीन है उसकी वैल्यू जो है, सॉरी ये मोड है, ये मीडियन है और ये सबसे लास्ट में मीन है। तो मीन की वैल्यू जो है, मोड की वैल्यू जो है सबसे कम हो जाती है और वो ये मीडियम की वैल्यू जो है उससे अधिक होगी और सबसे अधिक जो है हमारी मीन की वैल्यू अगर मिलती है तो उस सिचुएशन में हमारा जो ग्राफ बनता है उसको हम लोग निगेटिव स्क्यूनेस बोलते हैं। निगेटिव स्क्यूनेस आल्सो नोन एज द लेफ्ट स्क्यूनेस, left tail skewness is an characteristics of distribution of data point where the tail on the left hand side lower value and distribution in the longer fatter than the, सारी चीज़ें जो पीछे जैसे ही लिखी गई हैं
तो बस इसमें हमको इतना याद रखना है कि अगर हमारा मीन की वैल्यू जो है सबसे अधिक है, मीडियन की वैल्यू जो है उससे कम है, और सबसे कम अगर मोड की वैल्यू मिलती है, तो इस सिचुएशन में हमारा जो है जो डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो निगेटिव स्क्यूनेस के साथ बनेगा। ठीक है, क्लियर है क्या सबको? इसमें हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। बस जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको याद रखना है कि अगर निगेटिव स्क्यूनेस बनता है तो हमारा जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। मतलब कि इधर से थोड़ा पतला होगा और इधर जाके थोड़ा सा ऊंचा होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव स्क्यूनेस बनता है तो हमारा जो ग्राफ बनेगा इधर ऊंचा होगा और सबसे इधर जो है वो हमारा पतला होते चला जाएगा। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो जो ग्राफ बनेगा हमारा वो जस्ट लाइक ऐसे बनेगा। तो तीनों को हम लोग याद रखेंगे कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा, पॉजिटिव स्क्यूनेस है तो ग्राफ इधर ऊंचा हो जाएगा और ऐसे जो बनेगा, और निगेटिव स्क्यूनेस है तो ग्राफ इधर जो है नीचे होगा और इधर जाके ऊंचा होगा। तो ये तीनों जो है हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसी में कर्टोसिस की। कर्टोसिस का जो हिंदी होता है कर्टोसिस ही होता है, तो इसका जो है हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों जो है याद रखेंगे। अब कर्टोसिस कैसे फॉर्म होता है तो मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। जैसे कि मान लीजिए कि मैं जो है सैंपल कलेक्ट करता हूँ 1,000 लोगों का, उनको जो है कौन से साइज का जो है शूज या सैंडल या जो भी हो स्लीपर लगता है। ठीक है, तो 1,000 लोगों में से जो मोस्टली एक रियल लाइफ हम लोग कॉमन जो है एग्जाम्पल सोच के बताएंगे कि अधिकतम लोगों को कौन सा शूज कौन सा साइज जो है वो होता है अकॉर्डिंग टू अब तक जो हम लोगों ने देखा है। अगर लड़कियों की बात किया जाए तो लड़कियों में जो है 5 6 जो है ये सबसे कॉमन है। ठीक है, जो नंबर होता है 5 नंबर का जूता और 6 नंबर का जूता जो लड़कियों में अधिकतर लगता है। अगर लड़कों की बात की जाए तो मेरे अकॉर्डिंग जो है 7 या 8 ये जो है कॉमन है, ऐसा देखने को मिलता है हम लोगों को। ओके, तो इसी चीज़ से हम लोग समझेंगे कि अगर इस चीज़ का हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो कर्टोसिस होता क्या है। कर्टोसिस एक तरीके का हमारा स्टेटिकल मेजर दैट डिस्क्राइब द शेप वीकनेस। वहाँ पे हम लोग स्क्यूनेस देख रहे थे कि हमारा ग्राफ इधर उधर कितना जा रहा है, यहाँ पे हम लोग उसका पीकनेस देखते हैं कितना ज़्यादा ऊंचा जो है बन रहा है, एंड टेल हैवीनेस एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट। अब जैसे कि मैं अगर एक इंडिविजुअल अगर आइडियल जो है अगर मैं चार्ट बनाता तो मेरे अकॉर्डिंग 1,000 लोगों का अगर मैंने सैंपल क्रिएट किया है तो उसमें अगर मैं 10 यानी कि 5 अगर सैंपल लेता हूँ कि मान लीजिए कि 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, तो एक आइडियल अगर मैं फॉलो करता तो 200 लोग यहाँ होते, 200 लोग यहाँ होने चाहिए, 200 लोग यहाँ होने चाहिए, 200 लोग यहाँ होने चाहिए, 200 यहाँ होने चाहिए, 200 यहाँ होने चाहिए। सॉरी, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 6 हो गया डाटा, एक को हम लोग मिटा देते हैं। तो ये जब ग्राफ बनेगा तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ जो है, सॉरी, नंबर हम लोग यहाँ ले लेते हैं 5 नंबर। ये 5 जो है साइज हो गए हमारे सूच के। ठीक है, और इधर जो है हम लोग नंबर ले लेते हैं।
अब मान लीजिए कि 5 नंबर को यूज करने वाले जो लोग हैं वो 100 लोग हैं, 6 नंबर को यूज करने वाले 200 लोग हैं, 7 नंबर को यूज करने वाले 300 लोग हैं। तो एक जो आइडियल अगर मेरा ये बनता फिगर तो कुछ इस तरीके से बनता। ठीक है, ऐसा मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगा इस तरीके से अगर हम लोग एक फिगर बनाते तो। अब इसमें होता क्या है कि इसमें भी 3 तरीके की जो है कर्टोसिस जो है पाई जाती है। एक को हम लोग पॉजिटिव कर्टोसिस बोलते हैं जिसको लुप्टोकोर्टिक बोलते हैं, प्लेटिक कोटिक बोलते हैं जिसको निगेटिव कर्टोसिस बोलते हैं, बीजो कर्टोटिक को हम लोग जीरो कर्टोसिस जो है बोलते हैं। अब इसका जब हम लोग फिगर देखेंगे तो देखिए ये जो है जीरो कर्टोसिस जो आइडियल एक सिचुएशन। ठीक है, और ये जो है ऊपर जो सबसे ऊपर वाला जो ग्राफ है वो पॉजिटिव कर्टोसिस। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर डिमांड के जो व्यक्ति हैं जैसे कि 6 नंबर या 7 नंबर जो है वो सबसे अधिक हो गए। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है निगेटिव कर्टोसिस में कि जो हमारे लोग जो साइज के लोग हैं 5 या 6 नंबर के लोग वो एक एवरेज से जो है कम हमको देखने को मिलते हैं। तो कर्टोसिस में हम लोग बेसिकली करते क्या है, कर्टोसिस मेजर द टेलनेस of a probability distribution, specifically focusing on the distribution of tail compared to normal distribution. It is the fourth standardized moment of distribution। एक तरीके का ये तरीका होता है कैसे हम लोग मापते हैं। अब इसमें जो टेल्ड वर्ड जो यूज हो रहा है वो बेसिकली क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि मैंने बोला कि 5 और 6 नंबर के लोग जो है मोस्टली होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो 3 नंबर का भी 3 या 4 नंबर का भी सूच पहनते होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो 10 और 11 या 12 नंबर के सूच को भी पहनते। तो ये लोग यही लोग जो है वो टेलनेस जो है वो हमारा बढ़ाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बनाएंगे इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, और ये हो गया 7, ये हो गया 8। तो जो हमारा आइडियल रेंज है 5 और 6 नंबर के लोग सबसे ज़्यादा होंगे, तो इनका जो है ग्राफ हम लोग जब बनाएंगे 3 नंबर के लोग सबसे कम होंगे, 4 नंबर के लोग थोड़े से उससे अधिक हो सकते हैं मिले, और 5 और 6 नंबर के सबसे अधिक होंगे, और 7 8 जैसे जैसे आगे जाएंगे इधर 9 10 11 12 वो लोग भी कम होते जाए। तो ये जो रेंज है जो एक नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज़्यादा अधिक आ रहा है और एक नॉर्मल वैल्यू से जो है बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, इसी चीज़ का जो मेजरमेंट होता है उसी को हम लोग एक तरीके से कर्टोसिस बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग टेल बोलते हैं, और टेल का मेजरमेंट ही कर्टोसिस होता है। समझ में आ रहा है क्या कुछ? समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन बहुत इजी पूछता है, बस हमको समझना है कि पॉजिटिव इसमें पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हायर पीक। बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा, बस समझना कि कैसे कर्टोसिस होता क्या है। अब वहां पे देखेगा कि अगर यह क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर पीक, तो इसको समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि लेप्टोकोटिक क्या होता है, प्लेटोकोटिक क्या होता है, मीजोकोटिक क्या होता है। तो इन तीनों में से अगर पूछ देगा, ऐसे मान लीजिए कि यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर पीक, तो इस हिसाब से आपका सही आंसर क्या होगा। मान लीजिए कि दे दिया कि लेप्टोकोटिक, प्लेटोकोटिक, मीजोकोटिक और नन ऑफ दीज। हाँ, लेप्टोकोटिक जो होता है उसका हायर पिक है। अब इसमें कुछ है नहीं, इसमें हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। जो स्टैटिक्स वाले जब रिसर्च करते हैं तो उन लोगों को इसमें बहुत सारा फार्मूला वगैरह देखना पड़ता है, लेकिन वो सब नहीं देखना है। अब मान लीजिए कि आपने ये नहीं सुना होता कि कर्टोसिस होता क्या है, और आपके सामने अचानक से क्वेश्चन पूछ देता
लेप्टोकोटिक, प्लेटोकोटिक और मीजोकोटिक का। तब तो आपको लगता है कि ये कुछ पवंडर ही यहाँ पे आ गया है एग्जाम में। लेकिन इस चीज़ से बचने के लिए मैं जो बोल रहा हूँ कि क्रक्स को हम लोग जो है रखेंगे अपने पास, बाकी फालतू का चीज़ जो है हम लोग जाने देंगे। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे निगेटिव स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि मेजो स्क्यूनेस को हम लोगों ने देखा कि उसमें क्या क्या जो है डिफरेंस होता है। उसमें जो मैंने बताया कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्यूनेस हैज अकर्ड इन आवर डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे पूछेगा कि किसका जो है हाइयर टेल होता है, किसका जो है लोअर टेल होता है, किसका जो है हाई पिक होता है, किसका जो है लोअर पिक होता है। तो याद रखेंगे हम लोग कि जो हमारा इतना मैं बता रहा हूँ कि लेप्टोकोटिक जो होते हैं उसका पीकनेस सबसे अधिक होता है और टेलनेस जो है सबसे कम होता है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर देखें, एग्जाम्पल देखें, तो जो सबसे अधिक पीक पे होगा उसका टेलनेस जो है कम होगा, और जो सबसे कम जो होगा उसमें अगर देखें तो टेल वाला जो हिस्सा है वो बहुत अधिक पाया जाएगा, और जो सबसे पीकनेस जिसमें होगी वो उसमें टेलनेस कम होगी, जिसमें पीकनेस कम होगी उसमें टेलनेस जो है वो ज़्यादा होगी। तो ये समझ में आया क्या कैसे इससे क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हैज हाइयर पिक हाइवियर टेल देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टेल स्टैंड फर्दर आउट इंडिकेटिंग मोर एक्सट्रीम वैल्यूज। और प्लेटोकोटिक में क्या होता है, फ्लेटर पिक लाइटर टेल देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया वहाँ पे कि पीकनेस और टेलनेस जो है दोनों हमारा लेप्टोकोटिक में कम होगा, प्लेटोकोटिक में अब पीकनेस और टेलनेस जो है दोनों कम होगा, सॉरी लेप्टोकोटिक में ज़्यादा होगा, प्लेटोकोटिक में कम होगा, और मीजोकोटिक में 0 0 जो है सारी मिलती है। तो ये क्लियर हुआ क्या कुछ स्क्यूनेस और ये। ओके, हम लोग जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा तर से समझ। अब बात करते हैं चाई स्क्वायर टेस्ट, इसको काई स्क्वायर टेस्ट बोलते हैं, चाई स्क्वायर टेस्ट बोलते हैं। अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि द चाई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट भी कई जगह मिलेगा आपको। काई स्क्वायर टेस्ट इज स्टैटिस्टिकल प्रोसीड्यूर employed for the examine the difference between the variables of different category। बेसिकली ये इतना ज़्यादा यहाँ पे घुमा के लिखा गया है। चाई स्क्वायर टेस्ट होता क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा था कैटेगोरिकल वेरिएबल, कैटेगोरिकल वेरिएबल हम लोगों ने पढ़ा था। तो कैटेगोरिकल वेरिएबल जो है, अगर मान लीजिए कि कोई हमारे पास 1000 लोगों का जो है डाटा का जो है कलेक्शन, तरह तरीके 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 के जो है डाटा अगर हम मिल रहे हैं, उसमें हम लोग पूरे डाटा को जो है अलग अलग कैटेगरी में जो है डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या है कि मैंने बोला था कि मैरिड या नॉन मैरिड और सिंगल, ये एक कैटेगरी हो गई। पुरुष या महिला, मतलब कि मेल या फीमेल, ये कैटेगरी हो गई। तो मेरे पास जो है चाई काई स्क्वायर टेस्ट में बेसिकली होता क्या है कि एक ही डाटा सेट को जब हम लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि 1000 डाटा डाटा है हमारे पास लोगों का, तो इसमें मैं डिवाइड कर लेता हूँ और मुझे पता चलता है कि इसमें से 400 लोग जो है मेल हैं और 500 लोग जो है 600 लोग जो है फीमेल हैं। ठीक है, ये एक कैटेगरी मुझे पता चला मेरा ये डाटा वैल्यूज के थ्रू। और दूसरा कैटेगरी में बना लेता हूँ कि इसमें से जो फीमेल है उसमें से पोस्टली फीमेल जो है 600 लोग फीमेल अगर हैं तो 300 लोग मैरिड हैं और 300 लोग जो है नॉन मैरिड हैं। जो मेल हैं उसमें 300 लोग मैरिड हैं और 100 लोग जो है नॉन मैरिड। तो ये दो कैटेगरी हमने बनाई, एक मेल फीमेल और एक जो है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। तो चाई स्क्वायर टेस्ट में बेसिकली करते क्या हैं
कि डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल ऑफ डिफरेंट कैटेगरी। अब मैं ये एक पता अगर लगाने की कोशिश करूं कि मेल जो है मेरे डाटा पॉपुलेशन में, मेरे पास जो डाटा है उसमें मेल ज़्यादा मैरिड हैं या फीमेल ज़्यादा मैरिड हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल्स थे, कैटेगोरिकल वेरिएबल, एक जो है जेंडर के आधार पे और एक जो है हमारा रिलेशनशिप के आधार पे। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों के बीच में कंपैरिजन जो है कर रहा हूँ कि किसमें जो है ज़्यादा डिफरेंस है। तो चाई स्क्वायर काई स्क्वायर टेस्ट में बस इतना क्या होता है, बस इतना हमको याद रखना है कि ये होता है एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल ऑफ डिफरेंट कैटेगरी इन द सेम पॉपुलेशन। सेम पॉपुलेशन का मतलब है कि मेरे पास जो डाटा कलेक्शन है वो सेम ही रहेगा, लेकिन अलग अलग टेस्ट के दौरान जो है हम लोग अलग अलग कैटेगरी में उनको डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि उनमें जो है कितना ज़्यादा डिफरेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। बाकी नीचे का जो उतना हमको हमारे काम का नहीं है, बस इतना याद रखेंगे कि काई स्क्वायर टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग कि हमारे पास जो डाटा है उसको अलग अलग जो है कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि जिन जिन कैटेगरी में हम लोग ने डिवाइड किया उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस हम लोग मिल रहा है। ये क्लियर हुआ क्या? जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, जेंडर के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया कि हमारा जो है 400 लोग मेल हैं और 600 लोग फीमेल। ठीक है, अब मैंने यहाँ जो है एक और मैं अकॉर्डिंग जो है एक और डाटा उसी को जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। 400 लोग जो है या 600 लोग जो है मैरिड हैं और 400 लोग जो है अनमैरिड हैं। तो दो कैटेगरी हुई, यहाँ भी दो कैटेगरी है, एक जेंडर के आधार पे और एक जो है हमारा रिलेशनशिप के आधार पे। तो अब देखेंगे कि हमारे पास जो डिवाइड कर रहे हैं कैटेगरीज में, तो एक कैटेगरी यहाँ पे बनी है, एक मेल की और एक फीमेल की, और यहाँ पे एक मैरिड की और एक अनमैरिड की। तो बस इसी चीज़ का डिफरेंस हम लोग देखते हैं कि जो कैटेगरी हम बना रहे हैं उसमें कितने कितने लोग जो है कौन से कैटेगरी में जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कैटेगरी में 400 लोग गए और यहाँ पे एक कैटेगरी में 600 लोग गए, एक कैटेगरी में जो है 400 लोग गए, एक कैटेगरी में 600 लोग। तो बस इसी चीज़ का एनालिसिस हम लोग करते हैं, कौन सी कैटेगरी में कितने लोग जा रहे हैं। समझ में आया? बस इसमें हम लोग कितना याद रखना है कि काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है हमारा, एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल ऑफ डिफरेंट कैटेगरी इन द सेम पॉपुलेशन। मैं कहूँ तो बस इसका डेफिनेशन याद रखना है कि काई स्क्वायर टेस्ट होता क्या है। तो ये बस मैं याद रखना है कि एग्जामिन डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरी इन सेम पॉपुलेशन। ये मैं बस हाईलाइट करता हूँ, इतना ही चीज़ हमको याद रखना है। अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो टी टेस्ट पढ़ना है हमको। टी टेस्ट बेसिकली होता क्या है? टी टेस्ट जो है, जैसे कि मान लिया कि हमारे पास जो है दो ग्रुप हैं। पहले हम लोग देख लेंगे द टी टेस्ट यूज टू कंपेयर द मीन ऑफ टू ग्रुप्स एंड डिटरमाइन इफ दे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब मान लिया कि हम जो है किसी दो ग्रुप का डाटा अपने पास रखे हुए, एक स्कूल मेरे पास जैसे मान लीजिए कि क्लास 8 है और क्लास 9 है। ठीक है, और यहाँ पे 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे या 25 बच्चे, यहाँ पे 25 बच्चे हैं। ठीक है, अब इसका मैं मीन निकालता हूँ तो मेरा जो आता है उनके एज का माध्य 11.5, यानी कि 11.5 साल के जो बच्चे हैं हमारे क्लास 8 में। और क्लास 9 में जो है उनका मैं जब मीडियम निकालता हूँ तो वो आता है मान लीजिए कि 12.5 या 13 के आसपास। तो जब दो ग्रुप के माध्य को हम लोग निकाल के उनका जो कंपैरिजन करते हैं कि दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, तो उसी चीज़ को हम लोग टी टेस्ट बोलते हैं। ठीक है,
बस इतना याद रखना है कि टी टेस्ट यूज टू कंपेयर द मीन ऑफ टू ग्रुप्स एंड डिटरमाइन इफ दे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर वो एक दूसरे से जो है हाँ अलग हैं तो इसी तरीके से दो ग्रुप में और बना सकता हूँ कि एक ही क्लास में 25 जो है लड़के हैं और 25 जो है लड़कियां हैं। मैं क्लास 9 की बात कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जब मैं उनका एवरेज निकालूंगा तो हो सकता है कि उनका एवरेज जो है सेम आ जाए, 11.5 साल इनका भी आ जाए, 11.5 साल इनका भी आ जाए। लेकिन बाय द वे अगर कोई ऐसा चांस बनता है कि दोनों का एवरेज में डिफरेंस अगर हमको मिल जाता है, एक का 11.5 आ जाता है, एक का 12 आ जाता है, इसी चीज़ को जो है चेक करने के लिए टी टेस्ट करते हैं हम लोग, टू ग्रुप्स एंड डिटरमाइन। तो टी टेस्ट समझ में आया क्यों किया जाता है। अब ये टाइप होता है, जैसे कि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कब होता है, आर टू सैंपल टी टेस्ट कंपेयर द मीन ऑफ टू इंडिपेंडेंट ग्रुप, टेस्ट स्कोर ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। पेयर टी टेस्ट कंपेयर मीन फ्रॉम द सेम ग्रुप एट टू डिफरेंट टाइम। और पेयर टी टेस्ट है, जैसे कि यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट ग्रुप में है कि टेस्ट स्कोर ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। अब यहाँ पे पेयर टी टेस्ट में क्या है, एक ही ग्रुप का अलग अलग टाइम पे अगर हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं कर लेता हूँ कि तिमाही में ग्रुप ए का कितना आया था, जो हमारा क्वार्टरली एग्जाम होता है उसमें कितना आया था, उसका एवरेज कितना है, और जो हमारा हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है उसी ग्रुप का, उसमें कितना आया है। तो जब एक ही ग्रुप का दो बार आपस में कंपेयर किया जाएगा तो पेयर टी टेस्ट बोलेंगे। वन सैंपल टी टेस्ट क्या है कि टेस्ट इफ द मीन ऑफ सिंगल ग्रुप डिफर फ्रॉम नोन वैल्यू एंड कंपेयरिंग द मीन टेस्ट स्कोर ऑफ वन क्लास एंड नेशनल एवरेज। जैसे कि मान लीजिए कि वन सैंपल टी टेस्ट क्या है, यहाँ पे हमको पता है कि जितने लोग टेस्ट में 33% से ऊपर ला रहे हैं वो बढ़िया है, और मेरे पूरे क्लास का एवरेज अगर 30 आ जाता है, पूरे क्लास का अगर एवरेज 30 आ रहा है, तो इसका मतलब कि मेरे पास जो प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया था उससे ये लोग कम माल ला रहे हैं। तो वन सैंपल टी टेस्ट भी हो सकता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक ही ग्रुप के स्कोर को या एक ही ग्रुप के वैल्यू को जो है अपने नोन वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि टी टेस्ट कब करते हैं, जब स्मॉल साइज आप सैंपल होता है, जब 30 से कम होते हैं, जब हमारे ग्रुप में वैल्यू जो है वो 30 से कम होगा तो हम लोग टी टेस्ट करेंगे। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा एज्यूम इक्वल वेरिएंस इन इंडिपेंडेंट सैंपल, ये हमारे काम का नहीं है। बस इतना याद रखना है कि टी टेस्ट क्या होता है, ये तीनों हम लोग टाइप याद रखेंगे। और ये बस इतना याद रखना है कि टी टेस्ट हमारा कब होता है, जब सैंपल की वैल्यू जो है हमारी 30 से कम होती है, तब हम लोग वहाँ पे टी टेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं, यू वांट टू कंपेयर टेस्ट स्कोर ऑफ टू डिफरेंट क्लासेस, इफ यू फाइंड इट सिग्निफिकेंट रिजल्ट इट सजेस्ट दैट द स्कोर्स ऑफ टू क्लासेज आर स्टैटिकली डिफरेंट। ये समझ में आया टी टेस्ट क्या होता है। सबको क्लियर हुआ क्या। सही हूँ मैं शंकर और सोनाली। आगे हम लोग देखेंगे जेड टेस्ट क्या होता है। जेड टेस्ट और टी टेस्ट एक ही जैसे होते हैं, एक ही काम है। बस अंतर क्या होता है कि जेड टेस्ट हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास सैंपल साइज जो है 30 से अधिक होता है। जेड टेस्ट आल्सो यूज टू कंपेयर मीन्स बट इट टिपिकली अप्लाइड व्हेन द सैंपल साइज इज लार्ज। इसलिए 30 या 30 से अधिक होता है तब हमारा जो है जेड टेस्ट अप्लाई होता है। तो टी टेस्ट जैसा हम लोगों ने समझा था टी टेस्ट क्या होता है, उसी तरीके का जेड टेस्ट होता है। बस इसको हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब हमारा जो सैंपल साइज है उसमें जो डाटा है उसकी संख्या जो है 30 से अधिक है। ठीक है। समझ में आया जेड टेस्ट और टी टेस्ट। जेड टेस्ट क्लियर है सबको, दोनों सेम है। बस इसको हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब हमारे सैंपल की साइज 30 से अधिक होती है या 30 के इक्वल होती है। इसके बाद आता है एफ टेस्ट। एफ टेस्ट जो है वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एफ टेस्ट इज यूज टू कंपेयर वेरिएंस रेदर देन मीन्स।
It test is two population have equal variance if of n primarily test before other analysis like एनोवा एक इसी में टेस्ट होता है। तो दो ग्रुप है हमारे पास, जब उसमें हम लोग कंपेरिजन करेंगे किसके आधार पे, मीन के आधार पे, उसके जो है औसत के आधार पे अगर कंपेरिजन करेंगे तो वो टेस्ट जो होता है वो हमारा होता है टी टेस्ट और जेड टेस्ट। लेकिन मीन के अलावा अगर हम किसी आधार पे अगर हम लोग कंपेरिजन करते हैं तो उस तरीके का जो टेस्ट होता है उसको हम लोग एफ टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ एफ टेस्ट में एफ टेस्ट इज इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस, कंपेयर द वेरिएंस ऑफ टू ग्रुप्स डिटरमाइन इफ दे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। इसी में एनोवा होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एन एक्सटेंशन ऑफ एफ टेस्ट दैट कंपेयर मीन्स ऑफ थ्री आर मोर ग्रुप्स बाय एनालाइजिंग देयर वेरिएंस। तो एनोवा का जो है फुल फॉर्म, एनोवा से जो है कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है, इसको हम लोग थोड़ा सा याद रखेंगे कि एक तरीके का ये एफ टेस्ट होता है। इसमें हम लोग एफ टेस्ट में क्या होता है, जब हम लोग मीन के अलावा और अदर कैटेगरी और अदर आधार पे जो है अन्य आधारों पे अगर किसी के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो वो एफ टेस्ट होता है। लेकिन एनोवा में क्या होता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में एन एक्सटेंशन ऑफ एफ टेस्ट दैट कंपेयर द मीन ऑफ थ्री आर मोर ग्रुप्स बाय एनालाइजिंग देयर वेरिएंस। जब हमारे पास ग्रुप्स जो है दो से अधिक हो जाएंगे, मान लिया कि मेरे पास 4 ग्रुप्स हो गए, 5 ग्रुप्स हो गए, और इनके जब हम लोग वेरिएंस का जब एनालिसिस करेंगे कितना ज़्यादा कौन सा ग्रुप जो है किससे ऊपर नीचे है, तो उसको हम लोग एनोवा बोलते हैं। ये एक तरीके का एफ टेस्ट ही होता है। जब दो ग्रुप्स होते हैं और उसमें हमारा मीन के अलावा और अदर जो है रेफरेंसेस के आधार पर उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं तो वो एफ टेस्ट होता है। लेकिन ग्रुप की संख्या अगर बढ़ जाती है, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, या 2 से अधिक हो गए, और उसमें मीन के आधार पे अगर देखा जाए वो एक तरीके का एनोवा टेस्ट हो जाएगा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हो जाएगा। ठीक है, इसका यूज कब करते हैं, व्हेन कंपेयरिंग वेरिएंस बिटवीन द ग्रुप्स एज द प्रिलिमिनरी टेस्ट चेक एजम्पशन बिफोर रनिंग ए टी टेस्ट या आर एनोवा। तो एनोवा को हम लोग आगे देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। एनोवा क्या होता है, अब यहाँ पे एक बार कंपेरिजन में करा देता हूँ कि टी टेस्ट क्या होता है, कंपेयर मीन ऑफ टू ग्रुप्स, स्मॉल ग्रुप होगा, सैंपल साइज स्मॉल होगा, 30 से कम होगा, कि एग्जाम्पशन क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल वेरिएंस, और एग्जांपल क्या है, कंपेयरिंग टेस्ट स्कोर ऑफ टू स्मॉल क्लासेस। ये टेस्ट क्या है, कंपेयर मीन ऑफ टू ग्रुप्स आर ए सैंपल टू ए पॉपुलेशन। इसमें क्या होगा, सैंपल साइज हमारा जो है वो लार्ज होगा, की एजम्पशन क्या है, इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब दोनों सब में बराबर होगा। कंपेयरिंग हाइट्स ऑफ एवरेज हाइट ऑफ टू लार्ज स्कूल, यहाँ पे सैंपल साइज जाहिर से बात है कि 30 से बहुत अधिक हद होगा। एफ टेस्ट क्या होगा, कंपेयरिंग वेरिएंस ऑफ टू ग्रुप्स, यहाँ पे मीन के अलावा अन्य जो है आधारों पे हम लोग कंपेरिजन जब करेंगे तो एफ टेस्ट होगा एनी साइज, लार्ज हो स्मॉल हो उससे मतलब नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, टेस्टिंग इफ टू मशीन्स है, सिमिलरिटी वेरिएबिलिटी इन द प्रोडक्ट वेट। तो ये तीनों सबको क्लियर है क्या, टी टेस्ट, जेड टेस्ट और एफ टेस्ट। ओके, अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा को। द मेन पर्पज ऑफ एनोवा टेस्ट इज चेक if two or more groups shown variance, example they differ from each other significantly in one or more characteristics in regression study। तो रिग्रेशन स्टडी हम लोग आगे देखेंगे कि रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है। एनोवा हम लोगों ने जैसा पीछे देखा कि दो या दो से अधिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दो या दो से अधिक ग्रुप्स हैं हमारे पास, और वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे एक दूसरे से जो है वेरिएंस शो करती हैं।
एक दूसरे से जो है डिफरेंस जो है वो दिखाती हैं, तो उसको हम लोग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यानी कि एनोवा बोलते हैं। नीचे जो इसका जो हमारा दिया हुआ है कि स्टैटिकल टेक्निक्स यूज टू डिटरमाइन इफ there are significant difference between the mean of three or more groups instead of comparing two groups like t-test. ANOVA is a useful comparing multiple groups simultaneously to see if the at least one group mean is different from the other. तो यहाँ पे बार बार देख रहे हैं कि मीन भी हो सकता है और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे भी हम लोग ग्रुप्स को जो है एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं एनोवा में। ठीक है, एनोवा क्लियर है क्या सबको? जिसको टी टेस्ट क्लियर होगा, जेड टेस्ट क्लियर होगा, तो एफ टेस्ट क्लियर हो जाएगा। एफ टेस्ट क्लियर है तो एनोवा जो है बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। और इसके अगला जो है सबसे लास्ट में रिग्रेशन एनालिसिस जो आता है वो भी क्लियर हो जाएगा। रिग्रेशन एनालिसिस में बेसिकली होता क्या है, प्रिडिक्टिव टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स दैट इम्पैक्ट ऑन द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप between the target dependent variable and the predictor independent variable। अब जैसे कि क्या हो रहा है रिग्रेशन एनालिसिस में, क्या करते हैं हम लोग कि हमारे पास लोगों ने वेरिएबल जब पढ़ा था तो उसमें दो टाइप के वेरिएबल पढ़े थे, एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो हम लोग क्या करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस में कि आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स दैट हैव इम्पैक्ट ऑन द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। and investigating the relationship between the target dependent variable and the predictor independent variable। तो यहाँ क्या होता है, रिग्रेशन एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग कि हमारे पास जो हमारे काम का वेरिएबल है उसमें कौन कौन से वेरिएबल का जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है, बाहरी वेरिएबल, इस चीज़ को जो हम लोग चेक करते हैं जब, और ये चेक करते हैं कि कैसे जो इम्पैक्ट पड़ा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, तो उसी चीज़ को बेसिकली हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस बोलते हैं। तो जब हम लोग पढ़ेंगे रिग्रेशन एनालिसिस है प्रेडिक्टिव टेक्निक ऑफ आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स दैट हैव इम्पैक्ट ऑन द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। खास करके इसको हम लोग डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टारगेट डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द प्रिडिक्टर डिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपली रिग्रेशन इन्वॉल्व्स द सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल while मल्टीपल रिग्रेशन इन्वॉल्व्स मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमारे उतने काम का नहीं, बस इतना याद रखेंगे कि सिंपल सा लॉजिक समझेंगे कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, अगर एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, ठीक है, तो हम लोग इस फैक्टर को जब चेक करेंगे कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर रहा है, जो हमारे काम का वेरिएबल वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसी चीज़ का हम लोग जब बेसिकली पूरा जब स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस यहाँ पे और देख लेंगे। स्टैटिकल टेक्निक्स यूज टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वही बात है जो पीछे हमने बताई, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। तो ये क्लियर हो रहा है क्या रिग्रेशन एनालिसिस? ओके, तो इतना जो है हमारा ये था थोड़ा सा बोरिंग पार्ट जो है, सबसे बोरिंग पार्ट जो है रिसर्च का है। में स्टैटिक्स जब इन्वॉल्व हो जाता है तो चीज़ें बहुत कम समझ आती, लेकिन इतनी काम की चीज़ें थी वो मैंने आपसे बताई। बाकी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से। अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ ऐसे ऐप्स एंड वेबसाइट्स हैं जिसको हम लोग अपने टीचिंग के दौरान जो है रिसर्च के दौरान यूज। इससे पहले हम लोग देखेंगे लेवल ऑफ प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म सबको पता है, सबको पता होना चाहिए कि
जो प्लेगरिज्म का हिंदी अगर देखा जाए, हाँ, साहित्यिक चोरी। ये होता है, इससे जो है अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा पेपर में, तो यूजीसी का जो गाइडलाइन है उसमें 4 लेवल होते हैं हमारे प्लेगरिज्म के। 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2 और 3। 4 लेवल हमारे प्लेगरिज्म के होते हैं। पहला जो प्लेगरिज्म है इसमें हमको याद रखना है कि कितना ज़्यादा जो है, 0 से लेके अगर 10% की इक्वलिटी अगर सिमिलरिटी पाई जाती है तो उसको लेवल 0 प्लेगरिज्म बोलेंगे। अगर 10 से लेके 40 के बीच में अगर सिमिलरिटी पाई जाती है तो उसको हम लोग लेवल 1 प्लेगरिज्म बोलेंगे। अगर हमारा प्लेगरिज्म 40 से लेके 60 के बीच में पाया जाता है, 40% से 60 के बीच में पाया जाता है तो लेवल 2 प्लेगरिज्म। अगर 60 से ऊपर प्लेगरिज्म पाया जाता है तो उसको लेवल 3 प्लेगरिज्म बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जीरो से अगर है, लेवल 0 प्लेगरिज्म है तो उसमें कोई पेनल्टी नहीं लगती है। अगर लेवल 1 का प्लेगरिज्म है तो उसमें वार्निंग दी जाती है, रीसबमिशन करा जाता है हर माइनर करेक्शन। माइनर करेक्शन करने के बाद जो है रीसबमिशन जो है करा जाता है। लेवल 2 का प्लेगरिज्म अगर हमको देखने को मिलता है तो उसमें हमारा जो थीसिस है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और रीसबमिशन विथ मेजर रिवीजन। लेवल 3 का प्लेगरिज्म अगर है, डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द फर्दर सबमिशन। अगर लेवल 3 का प्लेगरिज्म हमको देखने को मिल गया तो हम आगे कोई भी रिसर्च जो है वो नहीं कर सकते। सर्वर पेनाल्टी, सस्पेंशन, इवेंट डिसमिसल वगैरह भी हो सकता है। अब इसमें हमारा जो पेनाल्टी जो है स्टूडेंट्स के लिए अलग है और फैकल्टी या रिसर्चर के लिए अलग है। स्टूडेंट अगर लेवल 1 के प्लेगरिज्म में पाए जाते हैं तो रीसबमिशन ऑफ वर्क आफ्टर माइनर रिवीजन। लेवल 2 का प्लेगरिज्म है रीसबमिशन ऑफ वर्क आफ्टर सिग्निफिकेंट चेंज। लेवल 3 का प्लेगरिज्म है सस्पेंशन फ्रॉम द प्रोग्राम एंड एक्सपल्सन। अगर फैकल्टी मेंबर्स हैं उसमें लेवल 1 का प्लेगरिज्म अगर हमको देखने को मिलता है तो वार्निंग एंड मैंडेट टू रीसबमिट द वर्क विथ करेक्शन। ये पहला है। लेवल 2 है ब्लॉकिंग, इंक्रीमेंट और विथ होल्डिंग एकेडमिक प्रिविलेज एंड स्पेसिफिक टाइम। अगर हम लोग देखें, इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था हमारे सेकेंड शिफ्ट में हिस्ट्री वाले में, तो लेवल 2 से ही पूछा गया था कि अगर कोई लेवल 2 वाले प्लेगरिज्म में इन्वॉल्व होता है तो उसके लिए क्या जो है पेनाल्टी लगती है। ठीक है। उसी तरीके से लेवल 3 प्लेगरिज्म जब हम लोग देखेंगे तो इसमें है कि सस्पेंशन, डिमोशन। डिमोशन हो सकता है कि आपका प्रमोशन जो है रोक दिया जाएगा। सर्वर केसेज एंड टर्मिनेशन वगैरह भी अगर हमको देखने को मिलता है तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन फिलहाल में बन रहा है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि लेवल 1 0 से लेकर 10% में कोई पेनल्टी नहीं होती है। लेवल 1 लेवल 0 सॉरी लेवल 0 में 0 से लेकर 10% नो पेनल्टी। लेवल 1 10 से लेकर 40% वार्निंग दिया जाता है, रीसबमिशन करा जाता है फार्म विथ माइनर करेक्शन। लेवल 2 सिमिलरिटी एबव 40% जब होता है और 60% से कम होता है तो इसमें डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है। हमारा थीसिस जो वो चेक नहीं होगा, रीसबमिशन उसको कराया जाता है विथ मेजर चेंजेज। लेवल 3 का प्लेगरिज्म जब देखने को मिलेगा तो सिमिलरिटी एवर 60% से ऊपर हमारा नकल चोरी जब पकड़ा जाता है तो उसमें डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम फर्दर सबमिशन। ये हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद जो हमारा अलग अलग जो सॉफ्टवेयर्स हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एकेडमिक सर्च एंड इंजन एंड डेटाबेस जो है उसमें हमारा गूगल स्कॉलर है, पबमेड है, EIEEE एक्सप्लोर है। ये तीनों जो है हमारे एकेडमिक सर्च और इंजन एंड डाटाबेस हैं। डाटाबेस अगर और देखें तो हमारा शोध गंगा, शोध सिंधु और अ, ये भी हमारा एक तरीके का एकेडमिक सर्च इंजन एंड डाटाबेस का काम जो है वो करते हैं। इसके अलावा रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स हैं, इससे हम लोग रेफरेंसिंग जब करते हैं तो उसको मैनेज कैसे करते हैं। तो इसमें जोटेरे होता है, इंड नोट है, रिसर्च कोलेबोरेशन नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं, रिसर्च गेट, एकेडमिया, E.EU के साथ बहुत सारे जो हमारे पब्लिशर्स जो हैं जो जर्नल्स को जो है पब्लिश करते हैं तो वो सब भी इसके अंदर हमारे आ जाएंगे।
ओके, अभी क्लियर है क्या आवाज़? और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो डाटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजिंग टूल, आर स्टूडियो है, टेबल यू पब्लिक है, राइटिंग एंड प्रोडक्टिविटी टूल्स में ओवरलिप है, ग्रामरली है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स एंड कोर्सेज में कोर्सेरा IDX, ये यहाँ का नहीं है, ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का है। लिटरेचर एंड रिसर्च डिस्कवरी टूल्स में स्कोपस, वेब ऑफ साइंस है, खास करके इसमें जो हमारा नोट टेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन एप्स में ईवर नोट है, वन नोट है, ओपन एक्सेस आर्काइव्स जो है उसमें हमारा ये दोनों हैं, ARXIV और SSRN, सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क। इसके अलावा रिसर्च एंड राइटिंग असिस्टेंट टूल्स में मेंडले है, स्किनएप्स है, रेप वर्क्स है, स्टैटिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर टूल्स में SPSS है, टाटा है, JMP है। इसको हमको याद ही करना होगा, डिजिटल लाइब्रेरी आर्काइव्स में जे स्टोर है, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग है, हाथी ट्रस्ट है, ऑनलाइन रिसर्च कम्युनिटी एंड फोरम में स्टॉक एक्सचेंज, रेड ईट, साइटेशन प्लगरिज्म चेकिंग में क्रॉस रेफ है, 13 है, 13 से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। 13 जो एक तरीके का प्लगरिज्म चेक करने वाला सॉफ्टवेयर होता है। विजुअल लैब प्लेटफॉर्म सिमुलेशन के लिए लैबस्टर है, PHET इंटरेक्शन सिमुलेशन जो है ये है, एकेडमिक जर्नल्स एंड पब्लिशन वेबसाइट्स में बहुत सारे आते हैं, एवेल्थियर, मिल्ले, टेलर, फ्रांसिस, ऑक्सफोर्ड, ये सब जो है हमारे ये इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसिंग वेबसाइट्स बहुत सारे हैं, रिसर्च एथिक्स एंड गाइडलाइंस, ये सब जो है। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देख लिया, रिसर्च एप्टीट्यूड, क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। क्वेश्चंस आपको भेजा गया है, उसको अब देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि द क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस इन सोशल साइंस रिसर्च इज वेरी ट्रांसपेरेंटली रिसर्च में। भाई इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट, ये आपका जो है चेक हो जाएगा, आप लोगों ने पढ़ाई की। खाली गार्गी, बहुत अच्छा वाला इसमें है। क्वांटिटिव मेथड के बारे में दिया गया साइंस रिसर्च में, ये ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड जो है तो जाहिर सी बात है सोशल साइंस रिसर्च में इकोनॉमिक्स भी आता है, सोशियोलॉजी भी आता है, साइकोलॉजी, तो इन सब में जो है क्वांटिटिव कंटेंट एनालिसिस काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन जो दूसरा है कि क्वांटिटिव कंटेंट एनालिसिस ऑफन रेफर्स टू ऑट्रियस में बाधक जो होता है रिसर्च को और ज़्यादा जो है वैलिड बढ़ाता है, रिलायबिलिटी। के बाद एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
तो ये DOI जो होता है उसका क्या जो है के लिए बोला ऑब्जेक्ट इंटरफेस। DOI होता क्या है पता है? कोई भी हम लोग जब रिसर्च वगैरह रिसर्च या कोई भी आर्टिकल को पब्लिक कराने से पहले जो है DOI कराया जाता है। DOI का जो मतलब होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑप्शन जो है, और इससे कराने का ये मतलब है कि कोई भी कहीं अगर वो ऑब्जेक्ट आपको दिखता है वहाँ जो है आसानी से जान सकता है ऑब्जेक्ट नाम से ये कुछ है इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ एब्रिविएशन वाइट। आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ क्लोज इंडेड क्वेश्चन। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्लोज इंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं। क्लोज इंडेड का क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जिसके बाद फर्दर कोई yes या नो में क्या होता है कि दे अलाउ अनयूजुअल रिस्पॉन्स टू derived it is easy to process their and use the possibility of। बताइए इसमें कौन सा आंसर है, कौन सा ऑप्शन से बहुत इजी है इससे। गार्गी और उमाशंकर आप लोग नहीं। हम लोगों ने पढ़ा है स्ट्रक्चर गिव द फॉलोइंग आप। एग्यूटी का मतलब है सारे अर्थ में जो है एग्यूटी। इसमें जो है एम्बिग्यूटी नहीं है क्योंकि बिल्कुल नहीं है। ये प्राय प्राय जिसमें लगा है वो वर्ड जो है एम्बिग्यूटी। ऑफे राइट प्राय जो है यही एम्बिग्यूटी दिखाता है। एम्बिग्यूटी जो है डी वाला नहीं दिखाएगा क्योंकि नॉट एट ऑल एकदम बिल्कुल क्लियर एंड कट ऑप्शन।
आइडेंटिफाइड एडवांटेज ऑफ कंटेंट एनालिसिस पढ़ा था कल के क्लास। कर देंगे इसका। और सी। बाकी आप लोग और और ऑबिट्रियस का हम लोगों ने अभी देखा कि उसका होता है बाधक। आर्ट्रिबियस होता है बाधक नहीं। ये पॉजिटिव है। जो क्वेश्चन और बचा हुआ इसको देख लेंगे। व्हेन टू वेरिएबल आर रिलेटेड इन सच वे, वन इज इन सच, सर यू कैन, क्या आंसर देंगे हमको उमा शंकर आएंगे अभी आज ही के क्लास में हम लोग। बहुत अच्छा। समझ में आया उमा शंकर, अली और गार्गी। तो आज का है लास्ट क्वेश्चन इन द क्रॉस सेक्शनल रिसर्च द सेम पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टिव स्टडी। ठीक है, खाना बिजी लग रहे हैं आप लोग। 70 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ आपको भेज और करते हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो इसमें आपको नहीं क्लियर है पीडीएफ एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। जो आपको नहीं क्लियर होगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है हो सकता है कि इन दिन जो है क्लास ना चल पाए। ये जो है थोड़ा जाना है कहीं। कोशिश करूँगा कि क्लास जो है ले लूँ। कुछ ना कुछ मैं कराता रहूँगा अगर टाइम अगर। ठीक है, इतने देर में आप लोगों को करना क्या है, 5 मेजर वर्क हम लोगों ने कर लिया है। एक टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, सर्च एप्टीट्यूड, टीआई जो है सॉल्व करने का तरीका लगभग हम लोग
डी आई आज डिस्कस जो टाइम डी आई और कॉम्प्रिहेंशन और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ये 5 यूनिट्स जो लोगों को कोशिश करना है कि क्लियर हो जाए हम। ठीक है, इसमें से 3 तो आपका बस ये करना है कि 2 4 10 क्वेश्चन जो है डेली हम लोग सॉल्व करते रहें, वो तो क्लियर है। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड उसको क्लियर कर लीजिए। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं का क्वेश्चन जो है अब आपके सामने से अगर गुजरता है, कितना भी कठिन क्वेश्चन आता है, तो वो गलत नहीं हो। ठीक है, और इसी तरीके से 5 यूनिट जब और हम लोग पढ़ लेंगे, टोटल जो हमारा एम बार का है फर्स्ट पेपर में 40+ क्वेश्चन करने का एम है। इतने लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, रेगुलर जो है क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं, कम से कम 40+ क्वेश्चन। ये कब होगा? जब आप लोग समझ करते रहेंगे, जो पीवाईक्यू को सॉल्व करते रहेंगे। कोई अगर बताता है तो कभी भी हमें मैं, लेकिन बस पढ़िए। ठीक है।